जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त तलहा बलोच इस वक्त हाज़िर है एक ख़ास इंटरव्यू के साथ। और कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो आज इसी तरह की एक शख्सियत को हमने दावत दी है, सर ताहा खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडवाइज़र एकेडमी। जी तो सर, आज हम आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछना चाहते हैं जो कि जनरल हैं और कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं, तो हम आपसे वो सवाल करेंगे। जी सर, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहते थे, और सबसे पहले जो तमाम लोग और तमाम आपके स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं वो सवाल ये है कि आपने अपनी एकेडमी का नाम एडवाइज़र ही क्यों रखा? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे याद रखा। और आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए से मैं उन तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी तरफ़ से मुबारकबाद के मैसेजेस मौसूल हुए और जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा। कमिंग टू योर क्वेश्चन, एडवाइज़र इज़ बेसिकली अ ब्लेंडिंग ऑफ टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड वाइज़र. And I believe that education is the art of transforming people. It is the art of making people wiser. It is education that helps people in making wise decisions and ultimately taking better positions in life. तो एजुकेशन का ईडी और वाइज से वाइज़र को ब्लेंड करके हमने ये नाम बनाया एडवाइज़र। जी तो सर, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल है कि सर हमें कुछ बताएं अपनी फ़ैकल्टी के बारे में। जी, फ़ैकल्टी इंशाल्लाह बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बड़े ज़बरदस्त, बेहतरीन और प्रोफेशनल टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वैसे तो बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं सब के सब काबिल हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। इसी तरह हम भी बच्चों के किसी सब्जेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जब हमने इदारा बनाया तो कुछ इदारों में ये फ़ियर था शायद कि सर ताहा उनके टीचर्स को तोड़ लेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनफैक्ट ये रूमर भी फैलाई गई शुरू में कि जैसे शायद मैंने उनके एक दो टीचर्स को बुलाया हो और उन्हें ये कहा हो कि आप वहाँ से छोड़कर मेरे पास पढ़ाएं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन टीचर पोचिंग। उस इदारे में इनफैक्ट जो करंट फैकल्टी है उनमें से 99% टीचर्स को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उस इदारे में, मैं वहाँ पर लेकर आया और वो सब के सब टीचर्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे साथ जुड़े हैं टीचर्स, उनसे मेरी दिली वाबस्तगी है। लेकिन उनमें से किसी भी टीचर को मैंने बुलाकर नहीं कहा कि आप मेरे पास वहाँ से छोड़ कर आएँ और मेरे पास पढ़ाएँ। यानी मैं ये तक कह सकता हूँ कि उस इदारे का कोई एक टीचर भी ये क्लेम कर दे कि उन्हें मैंने बुलाया हो और मैंने कहा हो कि वहाँ से आप डिस्टर्ब करके उनके शेड्यूल को मेरे पास आकर पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी अगर आप फैकल्टी को देखें, मैट्रिक की और इंटर लेवल की फ़ैकल्टी को या किसी भी क्लास की फ़ैकल्टी की बात करें तो हमारे 99% टीचर्स उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी बिल्कुल न्यू टीम है, न्यू इस इलाके में वो न्यू टीम है, ना कि एक्सपीरियंस में न्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जी तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हम आपसे सर ये पूछना चाहेंगे कि रावी रोड, जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर इस इदारे की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, इसका बहुत सादा सा जवाब है। जहाँ जहाँ बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ बच्चों के लिए हम जाएंगे, और हमने महसूस किया कि रावी रोड में अभी हमारी ज़रूरत है। जी तो सर, रावी रोड की मार्केट जो है वो बहुत टफ़ ग्राउंड है। अच्छा, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? एज ए चैलेंज देखते हैं, या आप कैसे देखते हैं कि आपकी एकेडमी आई और ये चल पड़ेगी या नहीं? देखें, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं समझता हूँ कि इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है।
हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एडवाइज़र बच्चों में इमोशन की तरह प्रिवेल करेगा। जिस तरह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 साला टीचिंग करियर में बच्चों से बहुत प्यार मिला, बच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि बच्चे मेरे इस इंस्टीट्यूट को पसंद करेंगे। और हमारी ये कमिटमेंट है कि जब तक रहेंगे बेहतरीन क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़रूर आएंगे। देखिए, मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि सब्र करो, रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हों झुकना नहीं है। बस इसी सोच के साथ हम यहाँ पर आए हैं और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा चैलेंज है। अगर है भी तो चलें, अच्छा है, मुश्किल काम करने में ही तो मज़ा है। अच्छा सर, आपको इर्द गिर्द से कुछ चैलेंजेस या मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? देखें, मुश्किलात तो शुरू में आती हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हमें कोई ऐसी ख़ास मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा। हाँ, अलबत्ता हमसे जुड़े कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया, उन्हें ख़ासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। यानी जिस दिन हम ऑपरेशनल हुए, जिस दिन हमारी एकेडमी ने बाकायदा क्लासेस शुरू की, उस दिन कुछ इदारों की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई या कुछ ऐसे इक़दामात किए गए जो कि मैं समझता हूँ कि बिलो द लेवल थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं थी। वो क्या मुश्किलात थी सर? असल में ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुछ यूँ था कि 10 जून को 9th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और आम तौर पर होता ये है कि 10वीं की क्लासेस राइट आफ्टर एग्ज़ाम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 10th क्लास में टाइम शॉर्ट होता है। तो उस इदारे की तरफ से भी क्लासेस अनाउंस की गई, लेकिन बच्चा वहाँ पर नहीं गया। हमने 15 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट की, यानी 10 जून से 15 जुलाई तक का आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना फ़र्क है। हमने 15 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट की और बच्चे हमारे पास आ गए, लेकिन उसी दिन उस इदारे की तरफ से बच्चों के घरों में कॉल्स की गई और वार्निंग्स इशू की गई कि अगर आप उस एकेडमी में पढ़ने जाएंगे तो हम आपको स्कूल से बैन कर देंगे, यानी स्कूल से हम आपका दाखिला कैंसिल कर देंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि बिलो द लेवल चीज़ है। देखें, मुझे उनकी पॉलिसी से कोई एतराज़ नहीं है, उनका भी हक है कि वो अपनी कैंपेन करें, लेकिन कैंपेन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कैंपेन इस तरह की होनी चाहिए कि जी वो बच्चों को बुलाएं, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उन्हें अपने प्लस पॉइंट्स बताएं, उन्हें बताएं कि उनकी क्या फैकल्टी है, उनका क्या सिस्टम है, उस सिस्टम में पढ़ने से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट होंगे, ना कि बच्चे को बैन करें। देखें, दुनिया भर में स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि तालीम सबके लिए यकसां है। तालीम के दरवाज़े कभी भी बच्चों पर बंद नहीं किए जाते सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए। देखिए, दुनिया भर में स्कूलिंग ये है कि हम बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक रंग, बिला तफरीक नस्ल तमाम बच्चों को स्कूल में एनरोल करते हैं कि तमाम बच्चे आकर इस मुल्क के लिए अच्छी तालीम हासिल कर कर आगे बढ़ सकें। देखें, टीचिंग इज़ माई पैशन एंड आई डू नॉट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पॉइज़न। मुझे उनकी पॉलिसी से भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, तरीक़ेकार से ज़रूर इख्तिलाफ़ है। मैं समझता था कि ये एक थ्रेट की हद तक तो हो सकता है कि बच्चों को वार्निंग दी गई, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि वाक़यतन बच्चों को बैन किया गया। यानी इससे कुछ अरसा कबल तक ये पॉलिसी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी उस इदारे में, यानी उस इदारे के बच्चे मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में सेकंड टाइम पढ़ते रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे इदारे में, हमारी एकेडमी में बच्चा आया, उसको बैन किया गया कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो ये मेरे लिए एक तशवीशनाक बात थी कि एक इदारे को हिट किया जा रहा है और वो बच्चे जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि 10 साल उस इंस्टीट्यूट को दिए और कभी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट या मिसबिहेव नहीं किया होगा, वो तमाम बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं।
तो मैं उस इदारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इस पॉलिसी को रीविज़िट करें, इसको रिव्यू करें और उस उधर के किसी भी स्टाफ ने जिसने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया या जिसने भी इस पॉलिसी को सजेस्ट किया, मैं कहूँगा कि उसको चाहिए कि अपनी सोच को डेवलप करें। सर, इस फील्ड में कामयाबी के बारे में आपका क्या तस्वुर है, या अमूमी तौर पे आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? अच्छा, कामयाबी के बारे में मेरा एनालिसिस जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सीखा है वो यही देखा है मैंने कि हमें शुरू से ये बात सिखाई जाती है कि जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है कामयाब होना। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सक्सेस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमें ये लगता है कि टू बी नंबर 1 इज़ सक्सेस। जब हम ये समझने लग जाते हैं ना तो हम ऑड वेज़ में चले जाते हैं, और लेकिन मेरे नज़दीक ये कामयाबी नहीं है। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि कामयाबी ये है कि हम जिस रोल में हैं या जिस पोजीशन पर हैं उसके साथ इंसाफ करें, उसमें अपना 100% दें और ये देखें कि क्या इंसानियत का भला हो रहा है हमारे काम से। यानी मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा कि एक टारगेट किलर जो कि 100 किलिंग्स करके अपने टारगेट को तो अचीव कर लेता है और नंबर 1 पे आ जाता है, लेकिन क्या आप और मैं उसको कामयाब कह सकते हैं? हम उसको कामयाब नहीं कह सकते, क्योंकि उसने इंसानियत का भला तो नहीं किया, उसने मुआशरे को तबाह किया। सर, एक सवाल के ऑड वेज से क्या मुराद है, ये काइंडली ज़रा हमें बता दें आप। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा उन करैक्टर्स को जो इन ओल्ड वेज़ को अडॉप्ट करते हैं, जो इनमें चले जाते हैं। यानी याद रखिएगा कि जब भी कोई भी शख्स किसी भी सिस्टम में किसी पोजीशन पर मौजूद है, अगर वो खौफ, खदशे या अंदेशे का शिकार है ना, तो वो कामयाबी को जल्दी हासिल करने के लिए ऑड वेज़ में चला जाएगा। यानी जल्द कामयाब होना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, वो ऑड वेज़ में चला जाएगा। ऑड वेज़ से मुराद है कि वो पॉलिटिक्स करेगा, ठीक है, वो ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएगा जिससे इंसानियत का भला नहीं है, ठीक है। यानी ये साइन है कि उस शख्स में खदशा, खौफ, इनसिक्योरिटीज़, अनसर्टिनिटीज़ ज़्यादा हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक बच्चा कुछ मांग रहा है, अगर उसे नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है, वो रोने लग जाता है या तरले डालने लग पड़ता है, ठीक है, या फिर वो उस चीज़ को छीन लेता है। तो ये एक्सट्रीम है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि जिस इंसान में लो सेल्फ़ इस्टीम है, यानी उसका कॉन्फिडेंस लो है, यानी जो कम ज़र्फ़ इंसान है, वो ऐसे काम करता है, वो ऑड वेज़ में चला जाता है। ताकतवर बंदा कभी भी ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। ताकतवर बंदा स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, पॉजिटिव कैंपेन करता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो लोग इन ऑड वेज़ में चले जाते हैं ना, उन्हें ये लग रहा होता है कि ऐसा करने से उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा होगा, ठीक है, उनकी मजबूती में इजाफ़ा होगा, उनके कदम जमेंगे, उनका लॉस कम होगा, ठीक है, और वो सरवाइव करेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें रेपुटेशन कहाँ जाती है, ये एक सवाल है। अच्छा सर, कंपटीशन आपको एक्साइट करता है या डराता है? कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? खुद से ही जीतने की ज़िद है, ठीक है, खुद से ही जीतने की ज़िद है, खुद को ही हराना है। ज़बरदस्त। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। बेहतरीन। देखें, सबसे पहला कंपटीशन तो हमारा अपने साथ है, हमने ख़ुद को बेहतर करना है। और जहाँ तक इस कंपटीशन के कल्चर की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। कंपटीशन का कल्चर बहुत हेल्दी कल्चर है, इससे हमेशा इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन कंपटीशन शुड बी राइट कंपटीशन, फेयर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन का मतलब किसी को कुचलना नहीं है। देखें, हम एज अ नेशन एक फियर्ड नेशन है,
हम डरे हुए हैं, हमें ये लगता है कि कोई हमारी जगह ले लेगा। यानी जब कंपटीशन होता है ना, तो हमें यूँ लगता है कि जैसे कोई हमारी जगह ले लेगा। हमने आज तक ये तयन नहीं किया, हमने आज तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि आखिर हमारी जगह है क्या, यानी इस माशरे में, इस पाकिस्तान में एज अ सिटीज़न हमारी प्लेसमेंट क्या है। और यही वजह होती है, जब हम तयन नहीं ना करते कि हमारी प्लेसमेंट क्या है, तो समटाइम्स जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं और हायरार्की में या ऊपर होते हैं, तो समटाइम्स हम अपने सक्सेसर्स को, अपने जूनियर्स को डेवलप नहीं करते, सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि यार कल को ये जूनियर मेरी जगह ना ले ले। ठीक है, ये खौफ तब आता है जब आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, जब आप कॉम्पिटेंट होंगे तो आप अपना सक्सेसर भी कॉम्पिटेंट छोड़ कर जाएंगे। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ नहीं था। ठीक है, मैं जिस इदारे से लीव करके आया हूँ, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉम्पिटेंट टीचर्स की एक खेप, कॉम्पिटेंट टीचर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो छोड़ कर आया हूँ। हालांकि मैंने एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना था। ठीक है, बिल्कुल एक स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस खौफ का शिकार नहीं थे कि हमें कोई फ़र्क पड़ेगा कंपटीशन से। और आप कॉम्पिटेंट टीचर्स इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस इदारे में। ठीक है, उस माशरे में। ठीक है, अल्टीमेटली देखें, जब वो इदारा ग्रो करेगा तो उससे हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होगी, उससे हमारा मुल्क इम्प्रूव होगा। यानी आप यूँ कह लें कि आप जाते हुए एक पौधा लगा कर जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। देखिए, असल में इदारा तो वो भी हमारे मुल्क का इदारा है ना, उसमें भी हमारे मुल्क के बच्चों ने ही पढ़ना है। तो जब वो इदारा बेहतर होगा और बेहतर तरीके से सर्व करेगा, तो उससे अल्टीमेटली हमारा मुल्क इम्प्रूव होगा। देखिए, मुहिब्बे वतन हम कह तो देते हैं, लेकिन इसके लवाजमात बहुत हैं। ठीक है, हुब्बुल वतनी का तकाज़ा ये है कि जब हम खुद को पैट्रियट कहते हैं ना, तो हमने इस मुल्क का और इस मुल्क के बच्चों का ख्याल रखना है। सर, जब भी आप कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो देखा गया है कि बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग लेग पुलिंग करते हैं और कुछ लोग बैक पर गॉसिपिंग करते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, उनके बारे में मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू बहुत तवील हो गया। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। तनख्वाह कुछ नहीं है उनकी, काम ईमानदारी से करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सवाल के जानिब। सर, आपके बिल्कुल नेबर में एक इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, उनके बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है उनकी, बहुत प्रोफेशनल वर्किंग है। मैंने ख़ुद उस इदारे को 7 साल सर्व किया है। अच्छा, इसमें ना मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग ना हमारा कंपैरिजन करते हैं या हमें कहते हैं कि सर आप उस इदारे के साथ कंपटीशन में हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा हरगिज़ कोई कंपटीशन नहीं है और हमारा कंपटीशन बनता भी नहीं है, यानी हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इदारा गालिबन इस इलाके का सबसे पुराना इदारा है और उस इदारे के जो चेयरपर्सन हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो खिदमात हैं तालीम के लिए वो काबिल तहसीन है। ठीक है, मैंने उनके अंडर काम किया है, मैंने उनसे हमेशा बहुत सीखा है और मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है और कोई हमारा कंपटीशन नहीं है उनसे। यानी आप कह लें कि तालीम के शोबे में उनका जितना तजर्बा है ना, उतनी मेरी उम्र है। यानी जितना उन्होंने सर्व किया है उतनी मेरी एज है और इस इलाके में उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की सूरत में दी हैं। तो हमारा तो भी आगाज़ है, हम सबसे न्यू कमर हैं। ठीक है, हमारे इदारे को भी 100 दिन भी नहीं हुए। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जी, तो सर ताहा खान, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक अगले प्रोग्राम के साथ, एक अच्छे मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।